प्यारे बच्चों, आप सभी का JCRT डिजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 6 में नागरिक शास्त्र सिविक्स में चैप्टर 5 सरकार में गवर्नमेंट में वीडियो का दूसरा भाग सरकार के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने सरकार क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा कई स्तरों पर सरकार कार्य करती है। जैसे भारत के संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सरकार के स्तर को देखें। वीडियो के इस भाग में हम लोग सरकार के प्रकार और साथ में ही सरकार बनने की प्रक्रिया में मत देने का, वोट देने का कार्य होता है। तो वोट देने के लिए कुछ आंदोलन किए गए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरकार के प्रकार के बारे में। कोई भी सरकार कानून किस प्रकार बनाती है, किस तरह की कानून बनाती है, उसे कैसे लागू करती है, किस तरह की निर्णय लेती है, तो ये सारा चीज निर्भर करता है कि सरकार किस प्रकार की है, सरकार का चयन कैसे होता है, उस पर ये सारी चीजें निर्भर करती है। तो आइए सरकार के प्रकार के बारे में जानते हैं। यहां देख रहे हैं सरकार के 3 प्रकार का नाम लिखा हुआ है। पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है राजतंत्रात्मक और तीसरा है तानाशाही। हम लोग इन 3 प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सरकार जो हमारे देश में है, भारत में है, इसमें सरकार की सारी शक्ति जनता में निहित होती है। यानी सरकार को शक्ति कहां से मिलती है? जनता से। अगर हम अपने देश के संविधान की प्रस्तावना को देखें तो प्रस्तावना के पहले ही पंक्ति में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, यानी हम लोग मिलकर इस सरकार को चला रहे हैं। यानी शक्ति कहां से मिल रही है सरकार को लोकतंत्र में? जनता से। यहां जनता से शक्ति मिलती है। सरकार का गठन जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और वे जनप्रतिनिधि का चयन कौन करता है? तो जनता द्वारा किया जाता है। जनता के माध्यम से जनप्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। हमारे देश में देखे होंगे आप, समय समय पर चुनाव होते रहता है, इलेक्शन होते रहता है और उस इलेक्शन में कई प्रतिनिधि अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं और उनमें से मनपसंद प्रतिनिधि को जनता वोट देकर, मत देकर चुनती है और यही जनप्रतिनिधि मिलकर सरकार का गठन करते हैं, सरकार चलाते हैं। अर्थात ये जनप्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? जनता के प्रति। जनता के हित को ध्यान में रखकर, जनता के लाभ को, जनता के विकास को ध्यान में रखकर कार्य करती है। तो ये कहलाती है लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा है राजतंत्रात्मक सरकार। राजतंत्रात्मक सरकार में निर्णय लेने की सारी शक्ति, आप लोगों ने राजा का नाम सुना होगा, रानी का नाम सुना होगा, तो यहां राजा रानी की तरह शासक होते हैं और निर्णय लेने की सारी शक्ति राजा या रानी में निहित होती है। हालांकि ये चर्चा करने के लिए सलाह लेते हैं, सलाहकारों की एक परिषद होती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी में होती है, सलाहकारों में नहीं होती है। वर्तमान समय में विश्व में इस तरह के नहीं के बराबर कहीं सरकारें पाई जाती है। सरकार का तीसरा रूप है तानाशाह। तानाशाह अर्थात एक व्यक्ति में, एक शासक में पूरी शक्ति सिमटी होती है। पूरा निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है, एक शासक द्वारा लिया जाता है। ऐसे शासन व्यवस्था को तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें शासक द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। अब आइए हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इसी प्रकार की सरकार कार्य करती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक क्यों कह रहे हैं? जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत से बड़ा देश चीन भी है,
भारत विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, फिर भी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन वहां की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है। वहां की शासन प्रणाली साम्यवादी शासन प्रणाली है, कम्युनिस्ट शासन प्रणाली है, जो सरकार का एक अलग ही रूप होता है, शासन का अलग ही रूप होता है। इसलिए हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कानून बनाने में जनता भागीदार होता है। भारत में या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कानून बनाने में जनता की भागीदारी होती है, लेकिन जनता सीधे उसमें शामिल न होकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, जो सरकार का गठन करते हैं, सरकार में शामिल होते हैं और वह कानून बनाते हैं। इसलिए भारत के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? तो प्रतिनिधि चूंकि चुनकर भेज रहे हैं, जनता सरकार में सीधे शामिल न होकर अपने चुने गए प्रतिनिधियों को भेजती है। वे प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, जनता के मुद्दों पर निर्णय लेते हैं, जनता के हित को वहां रखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। अब लोकतंत्र में सारी शक्ति कहां निहित है? तो जनता में। भारत के प्रस्तावना में कहा गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग, यानी सारी शक्ति कहां है? जनता में। लोकतंत्र के बारे में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है, उनका नाम पता कीजिए आप। कहा गया है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। जनता का यानी जनता चुनती है, शासन प्रतिनिधियों के द्वारा करती है। जनता का किसके लिए? तो जनता के लिए, यानी जनता जो लोग हैं उनके लिए नीति बनाती है, कानून बनाती है और जनता पर ही शासन करती है। तो इस तरह से लोकतंत्र एक जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। इसमें देश के समस्त नागरिक मतदान करते हैं, वोट के द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। वयस्क मताधिकार यानी एक खास उम्र पूरा होने के बाद सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है और भारत में यह न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा, मत देगा और अपने प्रतिनिधि को चुनता है। अब ये वयस्क के साथ साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, सार्वभौम, यानी सभी लोग वोट देंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। अर्थात किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी भाषा बोलने वाले, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर 18 वर्ष उनकी आयु पूरी हो गई है तो वह वोट देंगे। इसलिए इसे सार्वभौम यानी सब लोग और वयस्क यानी एक आयु पूरी होने के बाद वोट देंगे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी मत का अधिकार करने का प्रावधान भारत में है और इस तरह से भारत के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। इसलिए भारत लोकतंत्र है। लेकिन क्या हमेशा इस तरह की व्यवस्था रही है? हमेशा सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है? तो नहीं, सभी लोगों को वोट देने के अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। भारत में भी या कोई भी लोकतांत्रिक देश में भी महिलाओं को, गरीबों को, कम आय वर्ग के लोग को, अशिक्षित को हमेशा वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। कुछ पढ़े लिखे लोग, धनी वर्ग के लोग, विशेषकर पुरुष को ही वोट देने का अधिकार मिलता रहा था। बाद में इसके लिए आंदोलन हुआ, मांगे हुई और मताधिकार का दायरा बढ़ता चला गया। स्वतंत्रता के पूर्व भी अर्थात 1947 से पहले भी भारत में यही स्थिति थी। भारत में भी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटेन की सरकार भारत पर शासन कर रही थी, तब नहीं था। 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका में लिखा था कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास धन है
और वह भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, अच्छा चरित्र का नहीं है, और अगर कोई गरीब है, अच्छा चरित्र का है, तो क्या वो भ्रष्टाचारी वोट देगा? नहीं, अच्छे चरित्र वाले गरीब भी वोट देंगे। यानी वोट देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और इस तरह से जब देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो सबको वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस तरह से हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया होती है और वयस्क मताधिकार द्वारा सरकार चुनी जाती है, लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाती है। वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर भी मताधिकार के लिए आंदोलन चलाए गए और उसके बाद ही कई देशों में, जो आज लोकतांत्रिक देश हैं, कई देशों में वोट देने का अधिकार सबको प्रदान किया गया, महिलाओं को प्रदान किया गया है। वैश्विक स्तर पर चलाए गए आंदोलनों में एक आंदोलन जिसे सफरेज मूवमेंट, सफरेज आंदोलन कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सफरेज का अर्थ है मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, और मूवमेंट यानी आंदोलन, यानी मत देने के अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए महिलाओं द्वारा आंदोलन चलाया गया था, जिसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। यह आंदोलन 20वीं सदी या शताब्दी, आप समझ रहे होंगे 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ। जब 1900 ईस्वी खत्म होकर के 1901, 2, 3, 4 शुरू हुआ तो 20वीं सदी शुरू हो गया। जब 2000 ईस्वी खत्म होकर के 2001, 2, 3 शुरू हुआ तो 21वीं सदी कहते हैं। तो इसी 20वीं सदी के प्रारंभ में यह आंदोलन और तेज हो गया, यानी कई देश में महिलाओं द्वारा वोट देने के अधिकार को तीव्रता से मांगा जाने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, द्वितीय दशक में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब उस समय ब्रिटेन में भी महिलाओं द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। पुरुष लोग जब लड़ाई में चले गए तो पुरुष के कई कार्य में महिलाओं द्वारा इस समय सहयोग किया गया। तब महिलाओं की असली शक्ति का पता चला और महिलाओं को उसके बाद से मताधिकार दिया गया। इस समय महिलाओं को जो उग्र हो गया था आंदोलन, सफ्रागेट कहा जाने लगा था। और जब इन महिलाओं, जो सफ्रागेट कहा गया, इन लोगों ने पुरुषों के कई काम करने लगे, तब मताधिकार धीरे धीरे कई देशों में इनको दिया गया और यह सफरेज मूवमेंट कहलाता है। इस तरह की धारणा में पूरे विश्व में परिवर्तन आने लगा और न्यूजीलैंड, विश्व के मानचित्र पर ढूंढिए न्यूजीलैंड किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में पूरब की ओर देखिएगा। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना जहां महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसी तरह से 1920 ईस्वी में यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तथा 1928 ईस्वी में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत वीडियो के दूसरे भाग में सरकार के प्रकार, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में और मताधिकार के लिए एक प्रमुख आंदोलन जो महिलाओं द्वारा चलाया गया था, सफरेज मूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। वीडियो के अगले भाग में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।